मुझे आप पहचानते ही हैं, रंजय बिहारी। और हमारे साथ में एक और बिहारी हैं, जो नाम के साथ में बिहारी तो नहीं लगा रखा है इन्होंने, लेकिन दिल से बिल्कुल ही बिहारी हैं, खाटी बिहारी हैं, देशी बिहारी हैं। इनसे बात करने के दौरान आपको कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो शायद हम लोग बिहार में रहते हुए भी वो शब्द यूज नहीं करते हैं। शायद हमारे अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये शब्द शायद देहाती लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी इनके मुंह से ये वो शब्द सुनने को बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विकास रंजन, जो जापान में रहते हैं, बिहार के लखीसराय से हैं। बाकी बातें इनके मुंह से ही हम सुनेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव सामने है बिहार का, और ऐसे समय में हम क्या करें, किनको चुने, क्यों चुने किसी को, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अमितेश जी भी, जो कुछ समय में जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। स्वागत है विकास जी। आप अपना परिचय देते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का चर्चा। धन्यवाद रंजय जी, आपने मुझे खाटी बिहारी बोला। और मैं बताता चलूंगा, जो जन्म हुआ है वो गांव में हुआ है। मैं पला बढ़ा भी गांव में हूँ। आगे की पढ़ाई करने के लिए भले ही शहर चला गया, और उसी दरमियान अपने आप को आगे निकालता गया, पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते जापान तक चला आया पढ़ते ही। और अभी मैं जापान में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। फिजिक्स एरिया मेरा काम है। सेमीकंडक्टर और लाइट ऑप्टिक्स, ये सब मेरा रिसर्च एरिया है जिसमें मैं काम करता हूँ। जैसा कि बिहार के मुद्दे पे आप बात कर रहे थे कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, और हमें अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनना चाहिए कि जो कि बिहार को एक नई दिशा दे सके। आप जो देख रहे हैं कि 1947 के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ, लगभग 1990 के दशक तक देखें, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती थी, लेकिन वो एक के बाद एक बंद होती चली गई, जिससे कि हमारा जनरेशन भली भांति वाकिफ है। और बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे स्टेट में, तो हम ऐसा क्या करें, उन समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा सॉल्व करवाएं। पूछना चाहते हैं कि आप चूंकि जापान में रहते हैं, जापान की व्यवस्था और बिहार की व्यवस्था में, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, जापान में जो है, यदि आप कामचोर हैं, चापलूस हैं, आप मेहनती नहीं हैं, तो आपका यहाँ स्थान नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का एक भी पॉलिटिशियन वहां सरवाइव नहीं कर सकता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं दूंगा। मैं इस पे मैं थोड़ा सा मैं डिस्टेंस रखता हूँ। जो भी हैं समझे, मेरे लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही जैसी है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज में लोग कैसे हैं, मैं उस पे ज्यादा जोर देने के लिए इंटरेस्टेड हूँगा। जनरल बोलता हूँ कि जो भी मेहनती होंगे उनको बहुत सम्मान मिलेगा। जो फकैती करेंगे, फांकीबाजी करके, चापलूसी करके काम निकालना चाहेंगे, तो वो एक आध बार तो शायद निकाल लें, लेकिन अगली बार जब पकड़ा जाएंगे तो यहाँ क्या है कि हर एक चीजों की सजा है। यदि आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपको उसी के अनुसार से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है। जापान में नॉर्मली आप तो यही नॉर्मली कह रहे हैं ना कि जापान में जो कामचोर हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है? नहीं, देखिए, ऐसा एक यहाँ का अलग कल्चर है। यहाँ के कल्चर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए, कोई भी समाज बनता है ना, समाज एक समय के अनुसार से डेवलप होता है। तो ये भी जो सोसाइटी जो डेवलप हुई है, इसमें आपको कामचोर टाइप के लोग मिलेंगे ही नहीं। मेहनती लोग सारे हैं लगभग। मैं सारे यदि बोले तो हम एवरेज की बात करते हैं। अब देखिए, एक आध बंदे हर एक जगह कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, जिसको इंग्लिश में आउटलायर भी कहते हैं। एक आध एग्जाम्पल जो थोड़ा सा हट के है, तो वो मैं नहीं कहूंगा। एवरेज बंदे बहुत मेहनती हैं। वो 9 से 6 छोड़िए, 9 से 7 8 तक काम करते हैं। मतलब लगभग 10 घंटे प्रॉपर कस के काम करते हैं यहाँ पे लोग, और मेहनत भी खाते हैं। मुफ्त का यहाँ कुछ भी नहीं है, मुफ्त का यहाँ पानी भी नहीं है। जो प्रश्न था उससे शायद आप संतुष्ट हो गए हैं। यदि नहीं हो तो आप कुछ और जानना बिल्कुल। चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और वहां पर आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनको, या जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और उसके बदले में उनको पे किया गया, तो उनको रिपीट करने की बजाय उनको सजा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है कि भैया आपको फला काम दिया गया, आपने उसके बदले में पैसे भी लिए और आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया? राइट। देखिए रंजय जी, अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि मेरा अपना पर्सनल अनुभव से है, कि जब जब समाज में कमजोर, लालची और क्षमताहीन लोगों को यदि धन और बल रूपी विभूति मिल जाए,
तो वो समाज में सिर्फ विपत्ति ही लाएगा, वो समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। समझे? बड़ी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही आपने। थोड़े समय के लिए वो कुछ लाभ दे दें, आपकी जाति के नाम पर, भाई के नाम पर, पिता के नाम पर, आपको कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा लॉन्ग रन में वो सिर्फ विपत्ति और समाज को रुलाएंगे ही रुलाएंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि कमजोर लोग, क्षमताहीन लोग हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करके पावर जैसे कि धन और बल अपने मेहनत से अर्जित करना चाहिए। वो यदि ऐसा करते हैं तो समाज में एक पॉजिटिव सकारात्मक रोल अदा कर सकते हैं। मैंने क्या देखा, हमारे जो समाज में क्या हुआ कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबंग टाइप के जो लोग हैं उनको जनता पसंद करने लगी है। समझे? जो कि ना जोर से बोलना, हल्ला करके बोलना, मतलब कुछ भी बोल के चले आना, तो वो सब लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और आप जैसे कि जापान के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलें तो अभी जस्ट एक यहाँ जापान का प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जापान भी कोई एक छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, छोटा साइज में है, लेकिन इकोनॉमी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हमें लगता है इंडिया से बहुत आगे है। तो आप देखिए कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होने वाले उनको पता नहीं था कि कौन बनेगा, वो भी जाके असेंबली में वोट दिए अपना और एकाएक उनका नाम आया। तो उनका जो चुनाव हुआ तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे वैसे लोगों को ज्यादा जोर दिया जाता है आगे बढ़ाने पे जो अपना काम करते हैं। समझे? वो सामाजिक तौर पे समाज में ऐसा है कि जो हल्ला कर रहे हैं उनको मौका यहाँ कम मिलता है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट दे रहे हैं और वो बहुत ज्यादा हल्ला नहीं, नॉइसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बढ़ने का ज्यादा मौका मिलता है। तो ये मैंने यहाँ के सोसाइटी में देखा है, मैंने सीखा है। पैसे कितने खर्च करते हैं वहां पर चुनाव में? देखिए ये जो आप बात बोले ना, तो क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे टी-शर्ट बांटे जाते हैं क्या? वहाँ दारू पिलाई जाती है? नहीं सुनिए ना, देखिए मैं थोड़ा सा सकारात्मक बातें करते हैं हम लोग, जो देखिए पॉजिटिव साइड है, समझे? उसको हम बता मैं लोगों के बीच में तुलनात्मक एक स्टडी रखना चाहता हूँ कि देखिए हम कहाँ अटके हुए हैं और लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सकारात्मक है कि अगर आज हम ये उलझे हुए हैं कि कोई हमें एक टी-शर्ट दे दिया हम खुश हो गए, कोई हमें 500 रुपए दे दिया उसने वो खुश हो गए, तो लोगों को ये बताना होगा कि ये जो 500 रुपए हैं ये आपको एक तरह से आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए आपको घूस दी जा रही है। और ये पैटर्न जो है देश के अलावा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं है, अगर ये सच है तो। देखिए आपने एक जो सवाल पूछा, पहला आपका जो सवाल था प्रधानमंत्री के चुनाव या फिर जहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें पैसे कितने खर्च होते हैं। देखिए मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, ठीक है, तो मैं जो बोलूंगा जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है। 2012 के करीब मैं जापान में जब आया था अपनी पीएचडी की पढ़ाई के लिए, और एक आध साल के अंदर ही, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं याद है, कुछ ऐसे ही होते हैं कि उस समय कह सकते हैं कि मैं, चूंकि यहाँ भाषा अलग थी, मिलने में कुछ समय लग जाता है, भाषा सीखना है, लोगों से मिलना है, जुलना, अपनी जान पहचान बढ़ानी है। उसी दरमियान क्या हुआ है, कुछ चुनाव चल रहे थे और वो प्रधानमंत्री का चुनाव था, अभी शांग आए थे चुन के, जो कि अभी 3-4 दिन पहले रिटायर भी कर गए। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मैं ओसाका का जो होता है ना, जैसे ओसाका आप कह सकते हैं औद्योगिक नगरी है, जैसे कि इंडिया में मुंबई है, तो मैं ओसाका यूनिवर्सिटी का छात्र था। तो ओसाका का जो मेन सेंटर एरिया होता, कह सकते हैं मुंबई का कोलाबा में मैं था, एग्जाम्पल मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वहां क्या देखा कि एक भी पोस्टर में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, एक आदमी माइक से हल्ला कर रहा था। तो वो मुझे अननोन सा लगा, ये क्या हो रहा है, क्यों स्पीकर पे क्यों बोल रहा है, थोड़ा सा आवाज ज्यादा था, थोड़ा सा होता है ना कि आपके कान के जो था ना, जो सूदिंग वॉइस होता है उससे थोड़ा सा ऊपर था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैंने पूछा, जो कि मेरे मित्र थे जापानीज, जानते थे कि ये क्या हो रहा है, तो पता चला कि कल या परसों वहाँ मतलब वोटिंग होने वाला है, उसी का प्रचार हो रहा है। और वहां देखने वाले मात्र 3 ही आदमी थे, एक मैं और एक मेरा मित्र और एक और कोई होगा, कोई जापानीज आदमी। मतलब मुंबई के कोलाबा जगह में यदि प्रधानमंत्री के चुनाव का भाषण हो रहा हो और वहां मात्र 3 आदमी सीरियसली उसको देख रहे हैं, वो भी दो विदेशी, जिसको कि वोटिंग से कोई मतलब नहीं है, वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे क्या है ना कि पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है।
यहाँ यदि वैल्यू दिया जाता है तो लेकिन इस बीच एक सवाल और है सकारात्मक रूप में कि लोग अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाते हैं। लोग जो है जनता तक अपनी बात अपने कर्मों से पहुंचाते हैं। आप कर्म कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए। मैसेज जहां तक है, मुझे लगता है कि हमारे जो देश का जो मतलब थॉट्स है, पुराने जो सोच है, उससे जापान बहुत हद तक मिलता जुलता है। एशियन कल्चर है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बहुत हल्ला करके माइक लगा के पूरा दिन भर प्रचार करके आपको। इस बीच एक लिखते हैं, ग्रेट कॉन्वर्सेशन, थैंक यू, बिहार मांगे रोजगार। आप जो ऐसे लोग एडुकेटेड लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लोग शायद और जानना चाहते हैं। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का हम लोग का टॉपिक है विदाउट बीइंग पॉलिटिकल। एक बिहार की जनता के तौर पे मेरा मानना है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, जिसका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे पॉलिसी मेकर जो हमारे लिए एक हमारे नए स्टेट की जो निर्माण करें, उसमें भागीदार बने। राजनीति का बहुत हद तक एक ऐसा टूल है जो कि परिवर्तन लाने में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। हम जहां तक मानते हैं कि इतना बढ़िया टूल कोई नहीं है। आप यदि समाज में अन्य कोई साधु महात्मा कोई बदलाव लाएं, या फिर कोई एक आदमी भी अकेला चना भी भाड़ फोड़ता है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन फिर भी यदि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने पावर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स, इन सब पास इतने इनफाइनाइट पावर होते हैं, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे यदि सारे जनप्रतिनिधि यदि अच्छे हो जाएं, तो पार्टियां ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, आइदर वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो हमें लगता है कि जनता के तौर पे हम कहीं ना कहीं एक गलतियां कर रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चुनाव में हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। हम कुछ देर पहले भी बोले थे कि हमें जहां तक लगता है, ये पर्सनली मेरा मंतव्य है, कि हमारे बिहार ओवरऑल हम लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर होते हैं, दबंग टाइप के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने क्षमतावान हैं, उस पे शायद हम लोग का जोर नहीं रहता है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो कि हमारे स्टेट को कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए। तो जहां तक मैं मानता हूँ कि यदि कोई आदमी फॉल्स प्रॉमिस करे, जैसे कोई बोले कि हम बिहार को 5 साल में बदल देंगे, तो मैं जहां तक मानता हूँ कि इससे फॉल्स प्रॉमिस। क्योंकि देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। रोम को बनाने में भी बहुत साल लग गए। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी नेता आपको ये बोलता है कि जिस दिन से हम आएंगे भारत की ओर अग्रसर हो जाएंगे, चीजें बदलने लगेगी, चीजें सकारात्मक होने लगेगी, उस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा कि बनस्पति कोई आए बोले मैं सबके घर में रोजगार दे दूंगा, सबको नौकरी दे दूंगा, सब जगह सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये मुझे लगता है एक फॉल्स प्रॉब्लम। और मेरा मानना कि 5 साल में इतने बड़े चेंज किए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घाव पुराना है, इलाज करने में भी समय लगेगा। मेरा मानना है कि जो चेंजेस होंगे सकारात्मक होने लगेगी। 5 साल में जो सुधार होना चाहिए, 5 साल का रिकॉर्ड देखते उससे हम बेटर करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। और जहां तक हो सके जो फेल्योर मॉडल थे, जैसे कि मान लीजिए पंचवर्षीय योजना, सॉरी यदि कोई कंट्रोवर्शियल ना हो तो चीजें, तो उसको कोई फेल्योर बोलेंगे या फिर उसको अच्छा बोलेंगे। ओवरऑल मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि वो पॉजिटिव था, निगेटिव था, उसको छोड़िए। यदि उसको उसमें और क्या सुधार किए जा सकते थे, उसको और बेटर मॉडल बनाया जा सके, तो वैसे वैसे मॉडल से सीखने की जरूरत है। और हमारे बिहार के आसपास बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि केरला एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, सुन रहे हैं दिल्ली भी अच्छा कर रहा है। हमारे कुछ और स्टेट हैं जो कि वेजिटेबल्स उत्पादन में अच्छा कर रहे हैं। उन सब से हम कैसे सीख सकें, ये मुझे लगता है कि उन सब जो अच्छे मॉडल हैं उसको अपनाएं। फेलियर मॉडल को, वो गलतियां हम ना रिपीट करें, उसको हम वाइडली सेलेक्ट करने वाले लोग चाहिए। दूसरा जो मेरा मानना है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, ये बहुत ही जरूरी है। कि जैसे कोई भी आदमी चुनाव में उतरते हैं तो उनका एज लगभग हम मानते हैं 30-35 साल के प्लस ही रहता है। तो आज 30 साल की वो सूर्य का 30 चक्कर मार चुके हैं कम से कम। 30 चक्कर सूर्य का मारने के दरमियान उन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाया है,
लाए हैं अपनी जिंदगी में। पर्सनली अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या परिवर्तन लाया है, फिर सामाजिक जिंदगी में उन्होंने क्या 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 उनका योगदान रहा, उनका क्या क्या टैलेंट है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हम जाने नहीं कि हमारे प्रतिनिधि क्या हैं, सब बोले जा रहे हैं, तो देखिए फॉल्स प्रॉमिस करना बहुत आसान है, हम भी बोल देंगे हम चांद पे चले जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास वो रॉकेट है, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम चांद पे जाएं? तो ये सब फॉल्स प्रॉमिस करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो उनको फिल्टर करना बहुत ही जरूरी है। और मेरा जो लगता है जनता को ये चीज मालूम है, क्योंकि ये गाना भी बहुत पहले बना है ना, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ये भी जानती है कि जो प्रॉमिस हो रहे हैं ये फॉल्स प्रॉमिस है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम बोले कि मानसिक तौर पे दबंग लोग, अपनी जाति के लोग इस चक्कर में पड़ के ऐसे लोगों को, या मैंने एक और चीज महसूस किया है, जब मौका मिलता है हमारे हाथ थोड़ा सा भी पावर दे दिया जाए, तो हम लोग किसी को भी चुन देते हैं, होता है ना, वन चांस, वो मिस्टेक कर देते हैं लोग उस समय। तो हमें इन सब सिलेक्शन में बहुत वाइज होना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने पैशनेट ऊर्जा के साथ समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि देखिए किसी को हम विधानसभा में उतार रहे हैं, विधानसभा एक बड़ा एरिया होता है, मानिए ना मानिए तो उसकी कुछ एक आबादी होती है, तो क्या वो हमारे जनप्रतिनिधि जो है अभी तक अपने गांव में भी कुछ चेंजेस लाए, क्या अपने मोहल्ले में भी कुछ चेंजेस लाए हैं? मोहल्ला छोड़िए, क्या अपने घर में क्या क्या चेंजेस लाए? यदि घर छोड़िए तो क्या आपने व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या चेंजेस लाए हैं? यदि वो भी वो नहीं ला पाए तो उनको हम क्यों चुने? ये जरूरी है। उन्होंने अपना जो है ना भोजन दाना पानी कैसे इकट्ठा करते हैं, वो क्या मेहनत किए हैं आज तक? पास्ट रिकॉर्ड जानना का बहुत जरूरी है, तभी हम उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो कैसा काम करेंगे। तो आज तक उन्होंने अपना खाना पानी कैसे खाया, अपने पापा के पैसे पे खाया है या अपनी मेहनत पे खाया है या फिर कहीं और से खाया है? हमें लगता है कि ये पापा के पैसे खाने वाले टाइप, जैसे कि आप कह सकते हैं आज को किड कहा जाता है, उनको तो हटा देना चाहिए, बिकॉज जब तक वो कुछ डिलीवर ना करे सोसाइटी में तब तक उनको मौका मिले। दूसरा जो है कि जो विकास जी जी एक मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितेश जी, मितेश कुमार जी, स्वागत है अमित जी। नमस्ते अमित जी। अनुभव शेयर किया, जापान का अनुभव शेयर किया कि जापान में चुनाव के मसले पर ही, कि जापान में चुनाव कैसे होते हैं, वहां पर लोग पॉलिटिशियंस कैसे अपनी बातों को रखते हैं, शोर शराबा से दूर अपने कर्मों से अपनी बात रखते हैं। ये सब अभी तक हम लोगों ने चर्चा की। अभी ये बता रहे थे कि हमें बिहार में कैसे लोगों को चुनना चाहिए, ये चर्चा हमने की है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ आपका शुरू करेंगे, आप पर भी राय लेंगे कि अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव सामने है, अभी हमें क्या करना चाहिए, फिर जी के साथ में चर्चा शुरू करेंगे आगे। जी बिल्कुल। तो विकास जी कंटिन्यू करेंगे या क्या करना? नहीं, आप थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद विकास के पास चलेंगे, फिर दोनों मिलके। ओके, तो मेरा नाम अमित है, मैं बिहार से ही हूँ। लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा एज एन इंजीनियर। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैंने अपनी पढ़ाई IIT दिल्ली से कंप्लीट करी है। बहुत इंटरेस्ट है बिहार के बारे में, तो अपने काम के साथ साथ बिहार के बारे में जो भी होता है वो करता रहता हूँ। और बहुत लोगों से मिला हूँ जो बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आज मुझे मौका मिला है कि इस डिस्कशन में थोड़ा सा अपनी बात रख सकूं। तो आज बात करेंगे और अपनी तरफ से जो भी हमें लगता है अपने पर्सनल कैपेसिटी से कि क्या होना चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जरूरी नहीं कि वो पूरी बात सही हो, बट हमारी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से हम शेयर करेंगे। हाँ जी विकास, अभी आप बढ़ा सकते हैं आगे फिर। अभी के ऐसे चुनाव प्रचार एक तरह से समझिए शुरू है, तो हम क्या ध्यान दें एज ए पब्लिक, हम लोग क्या ध्यान दें? आपकी क्या राय है कि हम क्या देखें, किसको चुने, क्यों चुने, क्या मुद्दे हो हमारे? ओके, तो 2 मिनट का मैं 2 मिनट टाइम लूंगा इसके बारे में कि मेरा सीधा सवाल है, आप जब अपने लिए कुछ भी चुनने जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसका आगे का पीछे का सभी कुछ देखते हैं ना।
बच्चे के लिए स्कूल ढूंढने जाते हैं तो उसका पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, इसलिए कितने पास आउट यहाँ से कौन कौन लोग हैं, या कैसे लोग स्कूल चलाते हैं, अपने कोई भी अपने रिश्ते के लिए जाते हैं तो यही देखते हैं आगे और पीछे। तो सेम यहाँ भी है, वो यहाँ पे उससे ज्यादा जरूरी है कि स्कूल से तो आप हटा दीजिएगा, 6 महीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा आपके बच्चे का स्कूल, लेकिन आप 5 साल से पहले अपने प्रतिनिधि को नहीं हटा सकते। और जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने एक वोट दे दिया और हमें क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये रखते हैं कि हमें मतलब नहीं है तो आप समझिए आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गार्जियन, कोई भी अगर आप देख रहे हो, जो भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने लिए ना सही बट अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ चुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, आज वो अस्पताल बनाएंगे जो आपके बच्चों के लिए यूज होगा, आज वो स्कूल बनाएंगे जो आपके बच्चों के लिए यूज होगा, आज एक माहौल बनाएंगे जो आपके बच्चों के लिए यूज होगा। तो आज जरूरी नहीं कि आप अपने लिए सिर्फ चुनते हैं हमें क्या मतलब है, ये तो है ही नहीं। आपको मतलब है, आपको सबसे ज्यादा मतलब है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे एक वोट से क्या होगा, तो आपके जैसे ही एक एक वोट ही सारे के पास है और सबको अपने बच्चे को देखना है। तो आप अपने बच्चे को देखिए, दूसरे भी अपने बच्चे के बारे में देखेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में देखेंगे। तो आप अपना काम करिए ना पहले, फिर आप दूसरे को बोलिएगा कि विधानसभा में कौन क्या किया नहीं किया। आप खुद अपना काम कैसे कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो आप आप जब आपको मौका मिला है 5 साल के बाद कुछ करने का, तो आप अपना काम पहले ढंग से कर लीजिए। तो अच्छे लोगों को चुनिए। जो भी, एक तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि अच्छे लोग या तो इलेक्शन में आ नहीं पाते, या आ जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा मुद्दा बहुत ठीक नहीं है कि हम अच्छे लोगों को चुनते ही नहीं। तो वो भी क्या करें, एक नॉर्मल लोग 10 करोड़ कहाँ से खर्च करेगा? तो और जो 10 करोड़ खर्च करेगा वो आपके बारे में सोचेगा, आपको लगता है? वो आपके बारे में क्यों सोचेगा? वो आपके अपने बारे में सोच रहा है ना, उसके लिए आया है वो 10 करोड़ खर्चा करने। तो खर्च जो कम करेगा वही आपके बारे में सोचेगा, और जो आपके बारे में सोचेगा उसके पास 10 करोड़ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और वो है नहीं उसके पास खर्चा करने को। तो अगर आज अपने विधानसभा में देखिए, आप अगर इस साल अच्छे लोगों को चुनना शुरू करते हैं तो अगले इलेक्शन, उसके अगले इलेक्शन अच्छे लोग आना शुरू होंगे और वो आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो शुरुआत आपसे ही होती है, आपको ही सही लोगों को चुनना पड़ेगा। चाहे हो सकता है कि आप दोनों ही कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को चुनिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। विकास जी ने भी कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अमित जी आप भी कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और गांव वाले भी कई बार बोलते हैं, पूछते हैं कि भैया आपने हमारे गांव के लिए क्या किया। अब बात आती है कि करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 50,000 1 लाख रुपया उस गांव में जाके खर्च कर देते हैं। तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग खर्च करें, जाकर काम करें, ऐसा, या कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, ये आपने क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड का ये मतलब नहीं होता है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है आपका पीछे का एक्सपीरियंस क्या है, एज ए आदमी आप कैसे हैं, आपने क्या काम किया, आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी सोच क्या है, ये जरूरी है। जहां तक करने की बात है तो करने हम अपने पर्सनल कैपेसिटी से, पर्सनल अपने घर के पैसे से रोड तो नहीं बना सकते ना कहीं पे। तो ऐसा नहीं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखने का ये मतलब हुआ कि हम रोड कहीं बना दिए हो और पुलिस थाना में जाके हंगामा किए हो, वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा अभी तक का क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, हमारी शिक्षा क्या है, हमारा सोच क्या है, हम आगे कैसे देखते हैं चीजों को, क्या हम शिक्षा से रिलेटेड चीज देखते हैं या गुंडाई से रिलेटेड चीज देखते हैं, क्या हमारा अपना खुद का जो है वो हमारी पहचान किससे है? आज हमारी पहचान जो है हमारी पढ़ाई से है, जो हमने आज तक किया वो है, जो हम सोचते हैं आगे के लिए उससे हमारी पहचान है। तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमारी पहचान किससे है। हम किसी नेता के बेटा है, ये हमारा ट्रैक नहीं है जो हमें देखना है। हमें देखना है कि आज जो भी कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या उसने कभी इस जो भी सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में बात की है, क्या उसका कुछ आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, वो क्या कर सकता है ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्या किया वो ठीक है, वो भी देखना है, और क्या कर सकता है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगले 5 साल के लिए जब चुन रहे हैं तो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कुछ करने की और मनसा होनी चाहिए कुछ करने की, तो दोनों चीज चाहिए।
अगर आप अपराधी वाले लोगों को चुनते हैं तो उनकी मंशा कभी हो ही नहीं सकती के लिए कुछ करेंगे। जी विकास जी। मैं अमितेश जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, स्कूल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो कोई रिश्तों के लिए जाते हैं तो फिर रिश्तों का सिलेक्शन कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मैं और एक ऐड करना चाहूंगा कि जब आप यंग लोग जो हैं, जो मान के चलते हैं हमारे जो आसपास जो लोग हैं और रोजगार की बात करने जाते हैं, नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो सीवी में अपना क्या क्या मेंशन करते हैं, उनसे जो उनका कंपनी होता है क्या उनसे उम्मीद करता है, उनमें वो क्या क्या चीजें देखता है। उनमें जो चीजें देखता है आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, आप में क्या क्या स्किल है, आपकी क्षमताएं क्या क्या है और आप उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, वो इंटरव्यू के दरमियान वो जानना चाहता है। तो हमें लगता है कि कैसे ही हमें जो हमारे जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं जिनको की लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया मिलेगा, इट्स ए बिग सैलरी प्लस अन्य सुविधाएं मिलेगी जो भी वो भी अराउंड 1 to 1.5 लाख के करीब टर्न होता है। तो ओवरऑल कहिए तो 3 लगभग 4 लाख की जो एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं, क्या उसको वो लेने लायक है या नहीं है, क्या वो आपके सबसे बेस्ट बंदे हैं, उसको डिजर्व करते हैं। मान के चलिए कि वो आपके जिला के ही हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, या आपके आसपास जिला के हैं, जो भी बिहार के हैं या बिहार के बाहर के जो भी हैं बंदे, क्या उसको डिजर्व करते हैं, क्या वो उतना डिलीवर कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी में जब हम जाते हैं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, कंपनी भी देखती है कि क्या इतना इसकी क्षमताएं है, इतना इसको पैसे मिलने चाहिए। तो यदि नहीं है तो हमको हायर नहीं करता है। तो हमें वैसे जनप्रतिनिधि को हायर नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। हम कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई पार्टी, हमारे पास ये है कि हर एक पार्टियां जो है अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को हमारे पास ला के, सो दैट वी हैव गुड चॉइसेस। हमें ये जो कल्चर है, पार्टी कल्चर है कि इस पार्टी को वोट दें, इस पार्टी को वोट दें, इसको बंद करना होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब मुझे लगता है समय आ चुका है कि कौन डिलीवर कर सकता है उसे वोट दें, जो नहीं कर सकता है उसको हटा। व्यक्ति की भी बहुत ज्यादा पूजा नहीं होनी चाहिए, कौन वो कैपेबल है। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कंपनीज के पास एक 3 फॉर्मूला होता है कोई भी एम्प्लॉय को जज करने का। वो क्या है कि कंपनी जो आपका कैरेक्टर देखती है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप में कंपैशन है, आप में कैपेसिटी है, ये सब चीजें हैं या नहीं है, आप में क्षमताएं आपके स्किल क्या क्या है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उसको डिलीवर करने के लिए। तो हमें लगता है यदि 3C मॉडल हम अपने जो जनप्रतिनिधि उनको चुनने में, फॉर एग्जाम्पल यदि हम उनके कैरेक्टर को देखें तो जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका था, उनको देखें कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया। पहली बात, उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या किया, क्या अभी कुछ छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं, क्या कोई डूबते हुए आदमी को भी बाहर निकाला है, कोई आदमी ट्रबल में फंस गया क्या उसको दूर किए हैं। दूसरा फिर क्या है कि क्या कहते, हाउ ही ट्रीट पुअर पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में वो अपना ईगो कैसे हैंडल करते हैं। उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या वो चाहते हैं या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये हम कैरेक्टर की बात करें। बात करें कॉम्पिटेंस, क्षमता, तो कितने पढ़े हुए हैं, उनका क्या क्या अचीवमेंट्स है, उन्हें अभी तक क्या क्या अचीव, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस क्षमता की, उनका प्रोफेशनल कैसा रहा है, प्रोफेशनली वो चीजों को कैसे हैंडल करें। एंड लास्ट, हाउ ही डिलीवर हिज प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किए हैं अभी तक उसको कैसे डिलीवर करें। यदि मान लीजिए कोई फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है तो ये बताना होगा कि हम ऐसे चांद पे आप लोग को कैसे लेके जाएंगे। और फाइनली यदि हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, फिर वो उनका अपील कैसा, अपीयरेंस उनका कैसा है, फिर क्या कहता है उनका टीम वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, वो सबको साथ में लेके कितना कर सकते हैं। ये 3C मॉडल को मैं मान के चलता हूँ कि हमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप कह रहे थे, आपने भी कहा, अमित जी ने भी कहा कि हम अच्छे लोगों को चुनना शुरू करेंगे तो अच्छे लोग राजनीति में आना शुरू करेंगे। आपने एक बात कही
कि शोर शराबा का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। दूसरे राज्यों देशों में शोर शराबे के बीच प्रचार नहीं किया जाता है। तो क्या हम ये माने कि आज अच्छे लोग आने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो सुटेबल सिचुएशन नहीं देखते, माहौल नहीं देखते हैं कि कौन जाए इस नॉइज के बीच में अपनी बात रखने, ऐसा भी है? देखिए, ये तो क्वेश्चन हम लोग को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑफ ऑल द पर्सन। लेकिन मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि इसलिए मुझे मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, पीछे राष्ट्रपति के चुनाव में अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि देखिए अगर इस तरह से फाइट होगा तो उसमें मैं नहीं आऊंगा, अगर क्लीन है, साफ सुथरा मतलब है तो मैं आता हूं। तो कहने का मेरा मतलब है, क्या सचमुच में इंटेलेक्चुअल्स ऐसे होते हैं कि जो करंट सिचुएशंस है, नॉइजी सिचुएशन है, उसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो अपना कैंडिडेचर नहीं वो करते हैं? देखिए, आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया कि आप अब्दुल कलाम का नाम ले रहे थे। कोई दूसरा होता तो शायद तैयार होता, वो अब्दुल कलाम थे इसलिए तैयार नहीं थे। तो वो ही वाज ए साइंटिस्ट। तो उन्हें क्या प्रसिद्धि क्या पड़ी हुई है, वो लोग संत लोग हैं, उनको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो हमें लगता है कि हमें जो कैंडिडेट है वो मतलब एक जीत हार अलग चीज होती है। एक कोशिश में हमें लगता है कि हम लोग जो है ना, प्रॉब्लम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि जो सामान्य लोग उससे जूझना ही नहीं चाह रहे। एक तरह से कहें कि वो दूर ही बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स या राजनीति को इतना गंदा शब्द मान लिया गया है, जो कि मैं नहीं मानता। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है राजनीति। मतलब हम लोग राजनीति बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलें तो पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स का यदि हम इसका शब्द विच्छेद कर दें, तोड़ दें, तो उसको पॉलिटिका वर्ड से आया है। दैट इज क्वाइट क्लोज टू पॉलिसी मेकिंग से आता है, कि हम समाज में कैसी पॉलिसी बनाएं कि और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हमारे समाज में सही सुधार हो सके। मेरा ये भी अपील है कि जैसे पता नहीं अभी चुनाव में क्या दशा होगी और क्या दिशा होगी, क्योंकि ये हम ओवरऑल हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं उन पर निर्भर करता है। ये मेरा और आपके मात्र से नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग कैसे वोट करते हैं उसके अनुसार से एक दिशा तय होगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज, अभी चूंकि ऑनलाइन ये बातें हो रही है और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मॉडल दिया गया है जिसको कि यूएन रिकॉग्नाइज करता है, उसको कहते हैं SDGs मॉडल। शायद आप लोग नाम कुछ लोग उसका नाम जानते हो और कुछ लोग उसका सुने हैं। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें क्या है, 16 से 17 एरियाज हैं जिसपे वर्क करने के लिए कहा गया है। तो जो दुनिया के लगभग जितने भी देश हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। तो उसमें 17 गोल्स हैं और 2030 तक का टारगेट है। और उसको हमारा नीति आयोग जो है हमारा इंडिया का, वो भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। और अभी उसमें 193 कंट्रीज। तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ग्रोथ जो है हर एक कंट्री का एक अपना होता है, और हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या है कि हर एक जो 17 एरियाज हैं उसमें 100 पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। तो यदि आप देखिएगा, इंडिया का पॉइंट तभी बढ़िया होगा जब हमारे स्टेट का भी पॉइंट अच्छा होगा। वो आइदर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एक सस्टेनेबल जॉब के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, लैंड पर कितना अवेलेबल हो उसके क्षेत्र में हो। 17 गोल्स हैं। बोलिएगा तो मैं इस पर कभी और बाद में डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा। तो हम उसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन हमारे सारे जो लोग जिनके जनप्रतिनिधि आते हैं, कोई हाथ यहाँ मारे, कोई यहाँ मारे, कोई अलग अलग दिशा में मारे, तो हमारा फोकस एक जगह नहीं होगा, वो डाइवर्टेड होगा। और डाइवर्टेड जब होगा फिर भी हम लोग, फिर क्या होगा कि हम फिर बहुत अच्छा सोच होने के बाद हमारा तो बहुत अच्छा होगा, तो स्टेट के लिए बहुत अच्छा करें। लेकिन फिर भी चूंकि मल्टीपल जगह हम लोग मल्टीपल फ्रंट पे काम करने लगेंगे, या कहिए कि बहुत सारे नाव पे अपना पैर रखने लगेंगे, तो फिर नाव की एक दिशा नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो 193 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है और हमारा नीति आयोग भी इसको फॉलो करता है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ग्रोथ, जिसमें कि 17 गोल हैं। हमारे बिहार को उस मॉडल को बहुत अच्छे से खूबसूरती से हमारे जो आने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसको लागू करने की कोशिश और उसमें जितना से ज्यादा हो सके उसको एक्सप्लोर करें। अभी आप देखिएगा, मतलब मैं इस पे बता नहीं सकता क्योंकि शेयर का कोई ऑप्शन नहीं है,
या बोलिए तो मैं आपको शेयर करके दिखा सकता हूँ। कि उसमें क्या है कि आपका बिहार का जो नंबर मतलब जो पॉइंट्स हैं, ओवरऑल यदि देश का जो पॉइंट्स देखते हैं तो बहुत कम है। तो उसको हम यदि बढ़ाने की कोशिश करें 5 से 10 साल में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हम बढ़ाएंगे कैसे। मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि का बैकग्राउंड अलग-अलग होगा। कोई आएंगे गाँव से आएंगे, तो कोई शहर से हैं, तो कोई ज़्यादा पढ़े हैं, कोई कम पढ़े लिखे हैं। उनके लिए मेरा एक एडवाइस है, जो कि मैं अपने रिसर्च में देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या कीजिए कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जिनके बहुत अच्छे पॉइंट्स एसडीजीएस, जैसे कि केरला का बहुत अच्छा एजुकेशन में पॉइंट्स है। आप कोई और स्टेट ले लीजिए, मेघालय का मान लीजिए कि वन के क्षेत्र में मतलब फॉरेस्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान। आप ले लीजिए कि और यदि दिल्ली का ले लीजिए तो स्मार्ट सिटीज में अच्छा स्थान है। आप भोपाल का ले लीजिए तो में ज्यादा अच्छा। वो सब मॉडल जो है अच्छे मॉडल, उनको हम अपने स्टेट में पॉलिसी मेकर्स, वो लोग क्या अपने पॉलिसी में क्या क्या सुधार किए हैं कि उनका स्टेट इतना अच्छा बना है, वो यदि हम अपने स्टेट में करना शुरू करें तो हमें लगता है कि 5 से 10 साल में हम लोग बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा एक बस बात चल मेरी अपनी स्टडी थी, इसको जो मैं कंपाइल करके बता सकता हूँ कि कैसे यदि आप अपने स्टेट को आगे ले जाना है तो हमें लगता है इस मौके पे हम काम करना चाहिए। शायद अमित जी होके चले जा अमित जी अभी अवेलेबल नहीं है। जी अमित जी अवेलेबल नहीं है। इस बीच बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। धीरज वर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं, राजीव कुमार जी हैं जुड़े हैं, वेरी गुड डिबेट। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी चर्चा की, आपने बताया कि कैसे हम चुने प्रतिनिधि को और क्या क्या हमारे गोल्स हों, कैसे उसको अचीव करने की ओर चलें। एक सवाल और है, इस बीच में हम लोगों ने जो बात की उसमें ये था कि हम जनता कैसा माहौल चाहें या बनाएं, किसको चुने, लेकिन इसके बीच में एक वर्ग हमारे बीच हमेशा एक्टिव होता है। देखिए हम जो आम लोग हैं वो बहुत ही आम हैं, वो शिक्षा से भी वंचित हैं, वो उन तक एक्सपोजर नहीं है, हम देश दुनिया नहीं देख रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे पैटर्न है, कैसे काम किया जा रहा है, किस तरह के स्ट्रेटजी को क्या रिजल्ट मिले, इससे हम अनभिज्ञ हैं। हमने वही दुनिया देखी जो हम गांव में आसपास में देख रहे हैं, या जो हमें नेताओं ने दिखाया। नेता का मतलब तो हमारी समझ यही कहती है कि हमारे बीच का सबसे बेस्ट व्यक्ति, और उसने जो हमें सिखाया उसने सीखा, नहीं, उसके बाहर का तो देखा नहीं। लेकिन इसके बीच में ही एक वर्ग होता है, इंटेलेक्चुअल वर्ग कहलाता है, जो बिहार में भी है, बिहार से बाहर भी है, वो बिहारी के रूप में अगर है तो मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बनती है। वो एक ब्रिज के रूप में काम उनको करना चाहिए समाज के साथ में, कि भाई देखो निष्पक्ष होकर कि पॉलिटिशियंस तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाएंगे, लेकिन दुनिया इस काम कर रही है और ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो तुम लोग भ्रम से या कोई तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहा है तो उससे कैसे बचो। इसके लिए, और अभी चुनाव है, चुनाव में कैसे कौन क्या, जैसे आपने बहुत अच्छा चीज कहा कि कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है तो उससे कैसे बचे। फॉल्स प्रॉमिस, क्या फॉल्स प्रॉमिस है और क्या जेन्युइन प्रॉमिस है। कोई कह देता है कि हम 3 दिन में अगर 300 फैक्ट्रियां लगा देंगे तो फॉल्स प्रॉमिस है। अगर कहता है कि हम उस ओर चलेंगे, हम प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, प्रेजेंटेशन बना के, तो रियल प्रॉमिस है या सही है। तो इस तरह से बताने वाला भी कोई हो, और इंटेलेक्चुअल वर्ग की जिम्मेदारी ये बनती है मेरे ख्याल से कि वो जनता से कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करें, जैसे आज आप कर रहे हैं। तो हमारी रीच भी एक लिमिटेड है, फेसबुक भी सब कोई नहीं देख रहा है, सब कोई हमारे पेज से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग माध्यमों से इंटेलेक्चुअल्स लोगों तक पहुंचे और इन चीजों से अवगत कराएं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपका सुझाव तो बहुत ही अच्छा है, और जहां तक है, मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ, कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक भी नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ जो कि अपने दम पे अपनी कोशिश करके
और मैंने कोशिश की और आज मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि हमारी कोशिश में मुझे सहभागी बने, मुझे आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं मानता, लेकिन जरूर हमारे स्टेट का एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है। और जो आप कह सकते हैं कि जो टॉप क्लास माइंड हमारे स्टेट का है, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको आइदर कमजोर कर दिया गया है, आइदर वो बाहर रह रहे हैं, वो स्टेट में नहीं रह रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी लोगों की जरूर जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक हो सके उनको पब्लिक तक रीच करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और आजकल जैसा कि मीडियम भी हो चुका है, ऑनलाइन है, तो चीजें वन क्लिक अवे है। उसी के तहत मैं अन्य से भी जुड़ पा रहा हूँ आपके थ्रू ही। तो ये लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों को बताएं और कि क्या किया जा सकता है हमारे स्टेट में। क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, एक बार आपको तबीयत से बाहर तो निकलना पड़ेगा, सही कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप घर में बैठ के रोते रहिएगा, कानते रहिएगा, उससे काम नहीं चलेगा, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो। तो यही होगा कि आप जहां तक हो सके नए नए सोच के लिए ओपन रहिए और अच्छे लोगों को चुनिए। सब सारी की सारी समस्या का जड़ जो है अगले 5 साल के लिए यदि हम समाधान की ओर देखें तो हमारा एक नेता ही दे सकता है तत्काल में। मैं यदि शॉर्ट टर्म बोलूँ तो, लॉन्ग टर्म में यदि बोले तो हमारी सोसाइटी को तो रिफॉर्म करना ही करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को बढ़िया बनना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ पावर जो होती है वो नेता तक नहीं होती या फिर ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा पावर नहीं दिए जाते। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ जनता बहुत पावरफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जापान ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ जनता के पास मेनली पावर होता है। कि क्या मजाल कि पुलिस के पास चला जाए जनता और एक FIR पुलिस ना दर्ज करे, पुलिस की मजाल नहीं हो सकती। लेकिन हमारे स्टेट या फिर कहीं भी इंडिया में बहुत सारे कोने में देखिए कि एक आपको FIR दर्ज करने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव पे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा कटु सत्य है कि जो पुलिस वाले हम लोग से पैसे लेते हैं काम करने के लिए, वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो काम है FIR दर्ज करना, केस को सॉल्व करना और ऐसे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब एक लॉन्ग टर्म गोल है और मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं जो है हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा ही सॉल्व हो सकता है अभी शुरुआती तौर पे। बहुत सही कहा आपने। हम अपने आखिरी दौर में हैं, हम 47 मिनट ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं। विकास जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? मेरा जो था अभी आज का जो डिस्कशन का टॉपिक था, जो आपने बताया था संक्षिप्त में, लोग अपने प्रतिनिधि को कैसे चुने, तो मैंने तो बहुत जहां तक हो सका अपनी समझ से मैंने बताने की कोशिश की। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा हमारे जनप्रतिनिधि के लिए कि सिर्फ महत्वाकांक्षा से काम नहीं चलेगा। आपको कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, तो दिखाना पड़ेगा कि आपने अभी तक डिलीवर क्या किया है, आपने अभी तक क्या योगदान दिया है। उसके बाद ही कोई जनता आप पे ट्रस्ट करे कि आप सही में कुछ आगे कुछ चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षी ये भी बोल सकते हैं कि अब्दुल कलाम बन जाएंगे, क्या बनना इतना आसान नहीं, मुझे वर्क करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी लाइक सेकंड कलाम। उसके लिए आपको रिसर्चर बनना पड़ेगा, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, एक मानविक व्यक्ति बनना पड़ेगा जो लोगों से कनेक्ट कर सके, सिर्फ लोगों से या स्टूडेंट से कनेक्ट कर सके, वो अपने वो जो उनका जूता बनाता था उस मोची को भी बना पाए। तो ऐसा व्यक्ति बनना आसान काम नहीं होता है। उस पथ पे आपको चल के आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, सिर्फ हम महत्वाकांक्षा कर लें और आपको भूख मिल जाए, तो मुझे लगता है बहुत ही सस्ती, बहुत अच्छी सोच है। बहुत अच्छा। मैं आपकी बातों को अगर समराइज करूं तो ये कह सकता हूं कि बनने से ज्यादा फोकस ये हो कुछ करने पर, कंट्रीब्यूट करने पर, कि हम समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास रंजन जी। अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ बातें जापान की शेयर की कि वहाँ कैसे होता है, वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, नेतृत्व कैसे चुना जाता है, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है, हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि जापान किस तेजी से तरक्की कर रहा है, आबादी में हमसे छोटा है,
लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में और तरक्की के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे यहाँ क्या स्थिति है। तो चुनाव तक हमारी कोशिश होगी कि अलग अलग मुद्दों पर, जिससे कि हम सबको ये समझने में सहूलियत हो कि कौन सा नेता हमारे लिए उपयुक्त है, कौन सा सही नहीं है।